हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा ऑफिशियल, है ना, कुछ भी ऑफिशियल। और इनफॉर्मल से आप ये समझ लीजिए कुछ भी अनऑफिशियल। कुछ भी अनऑफिशियल जो होता है वो आपका इनफॉर्मल कहलाएगा और कुछ भी ऑफिशियल होगा वो फॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर दिखाता है विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। जो डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? मैनेजमेंट के द्वारा। क्या करने के लिए? अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, कोई एक पर्टिकुलर टास्क, कोई ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को हम ऑफिशियल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, it specifies clearly the boundaries of authority and responsibility, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goal. तो it specifies clearly the boundaries of authorities. क्या कह रहा है ये दिखाता है कि भाई आपकी इतनी ही ऑथोरिटी है और आप इसके अंदर रह के, इस दायरे के अंदर रह के आपको काम करना है। आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इस स्ट्रक्चर में रह के इस तरीके से रूल्स एंड प्रोसीजर को निभाते हुए अपना काम करना है सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं तो यही बोल रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिशियल कल्चर जो होता है वो आपका फंक्शनल और डिविजनल दोनों में ही अपना किया जाता है काम। ठीक है, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों में ही ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता ही होता है। अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि नॉर्मल स्कूल में सबसे ऊपर हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल सर के नीचे फिर वाइस प्रिंसिपल सर होते हैं, वाइस प्रिंसिपल के नीचे क्या होते हैं? अदर टीचर्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से एक हायरार्की बनती है। प्रिंसिपल जो है वाइस प्रिंसिपल को बातें बताते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल्स ऑर्डर देते हैं टीचर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को। स्कूल्स में जो होते हैं ना, वो टीचर्स डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो यही जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन बने हुए हैं ना, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स का, यही आपका होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उम्मीद करती हूँ अब समझ में आ गया होगा। आइए फिर आगे अब एडवांटेजेस पढ़ते हैं। क्या है एडवांटेजेस हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस। सम आर, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इजी होता है फिक्स करना, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड होता है कि किसको क्या काम करना है। ओके, देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज टू प्ले एज ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड। जिस तरीके से जिसको जो ड्यूटी दी जाती है उस तरीके से उसको वो काम करना होता है, तो कोई कंफ्यूजन आती ही नहीं है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो कोई भी काम दो बार भी नहीं होता है। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू एन एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड। तो एक एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड बनी रहती है कि ये हमारे सर है, सुपर बॉस है। ठीक है, ये हमारे सुपर बॉस है, उनके अंडर में ये है बॉस, उनके अंडर में ये है बॉस, उनके अंडर में ये है बॉस। तो ये आपकी क्या कह सकते हैं, ये चेन ऑफ कमांड है। किसको किससे ऑर्डर मिलेगा, कौन किसकी बात को फॉलो करेगा। ये सुपीरियर हो गए, ये सबऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, और इनके लिए ये सुपीरियर हो गए, ये इनके लिए फिर क्या होंगे? सी का बॉस कौन होगा? बी ही होगा। और बी का सबऑर्डिनेट कौन होगा? सी होगा। ये रिलेशन तो हम लोग बीएसटी में पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। बस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बनता है, चेन ऑफ कमांड बन रही है। इनको कमांड इनसे मिलेगी,
ठीक है, और ये कमांड इसको देंगे, ये और सी जो है कमांड देगा डी को। फिर ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी सबसे ज्यादा होगी, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, सी जो है बी को रिपोर्ट करेगा, बी जो है ए को रिपोर्ट करेगा। ओके, ये बात कही गई चेन ऑफ कमांड की। फिर क्या कहा गया है, इट लीड्स टू इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड एंड इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय नो द रोल ही हैज टू प्ले। तो ये एक बहुत अच्छे से गोल को हम अचीव कर लेते हैं, क्योंकि हम एक फ्रेमवर्क में अपने काम को डिवाइड कर देते हैं। हमारा एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि इस फ्रेमवर्क में रह के, इस रूल्स एंड प्रोसीजर्स में रह के हमें अपने काम को करना है, तो हम अपने काम को काफ़ी अच्छे से अकम्प्लिश कर पाते हैं। ठीक है, अपने काम को बहुत अच्छे से अचीव कर पाते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय के दिमाग में हर चीज़ें क्लियर रहती है कि उसको करना क्या है। ओके, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। तो इन्होंने कहा है दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड, देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं। ओके, तो ये सारे हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, एक तो है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं अराइज होती है किसको क्या करना है। ठीक है, फिर क्या है, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, कोई काम 2 बार 4 बार नहीं होता है। फिर स्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड बनती है। फिर इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, हम इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी एक स्टेबिलिटी आती है रूल्स एंड प्रोसीजर्स को बनाने के लिए। ठीक है, बना के। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस देखिए क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज एज द एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड हैज टू फॉलो विच इंक्रीजेस द टाइम टेकन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सही बात कह रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने आपको चेन ऑफ कमांड बताई कि ए को अगर कोई बात कहनी है तो डायरेक्टली सी डी से नहीं कह सकता है, ये यहां से नहीं कह सकता डायरेक्टली जाके, इसको ए टू बी जाना होगा, बी टू सी जाना होगा, सी टू डी जाना होगा, तभी बात कंफर्म हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काम में डिले हो रहा है, काम बहुत डिले हो रहा है, इट इज डिले इन एक्शन। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे, तो एक डिसएडवांटेज ये हो गया। और क्या कह रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम होती है, poor organization practices may not provide adequate recognition to creative talent, since it does not allow any deviation from rigidly laid down policies. जैसा बोला गया है वैसे ही करना है इनको, ये कुछ भी अपने काम में कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। क्या नहीं ला सकते हैं, चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी ये नहीं दिखा सकते, इनसे जैसा कहा गया है वैसा ही करना है। तो ये भी गलत बात होगी, है ना, ये भी गलत बात होगी। फिर रिजिडली इनको चीज़ों को फॉलो करना होगा, ये किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ के एम्प्लॉयज जो हैं। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज एज इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। हैंस द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। तो ये कह रहे हैं कि हर इंसान का पर्सपेक्टिव, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, तो बहुत मुश्किल होता है हर आदमी को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जज करना, उसको समझना वो चाहता क्या है, उसका वर्क कल्चर क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ये बात कही गई है आपकी लिमिटेशंस में, तो इसको काफी अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये एक मैंने आपके लिए डेफिनेशन रखी है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रखी है मैंने अपने पीपीटी में। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर्स ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
ये 3 वर्ड्स लुइस एलन जी ने कहे हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है काम को बहुत अच्छे तरीके से करने का, ठीक है। ईच बियरिंग हर इंसान की एक डेफिनेट अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। पावर होता है, जिम्मेदारी होती है और जवाबदेही होती है। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।